हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए एक स्कंदन या उर्णन। तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ कोलाइड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर कम मात्रा होती है तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी देता है, और अगर हम ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है। तो यही घटना कहलाती है इसका स्कंदन। इस स्कंदन में क्या होगी, कोलॉइडल कणों का आपस में जुड़कर नीचे बैठना स्कंदन कहलाता है। मतलब इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इनटू प्रेसिपिटेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। मीन्स विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में कोलॉइडी कणों का आपस में जुड़कर नीचे बैठना स्कंदन कहलाता है। अब स्कंदन कहलाता है कोलॉइडी कणों का विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में आपस में जुड़कर नीचे बैठना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन कहलाता है। अब हम देखेंगे स्कंदन क्यों होता है, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में स्कंदन क्यों होता है। स्कंदन का कारण देखते हैं। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको अनेकों बार चर्चा कर लिए हैं कि विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि विद्युत अपघट्य कोलॉइडल कणों को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसके पहले हम देखें तो कोलॉइडी कणों पर आवेश होती है। अगर ऋणावेशित कोलॉइड की बात करें तो जितने कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं सब के सब निगेटिवली चार्ज होते हैं, निगेटिव आवेश रखते हैं। और अगर धनात्मक कोलॉइड की बात करें तो जितने कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, धनात्मक आवेशित होते हैं। और चूंकि समान आवेश के कारण इसमें रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। जब इस पर विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाई जाती है, तब जो आवेशित कोलॉइडी कण होते हैं वो अपने विपरीत आवेश के आयन जो इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त होते हैं उससे इंटरेक्ट करते हैं, जिससे वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और न्यूट्रल होने के कारण वो आपस में आकर्षित होते हैं वैन डर वाल्स के थ्रू, और पास आते हैं और जुड़ करके नीचे बढ़ जाते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्सेस अमाउंट, अत्यधिक मात्रा में जब इलेक्ट्रोलाइट होता है
तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, अगर AB की इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनित अवस्था में रहती है और कोलाइडल पार्टिकल में भी आवेश होता है। तो अगर नेगेटिव कोलाइड है तो क्या करेगा, नेगेटिव कोलाइड पॉजिटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इंटरेक्ट करता है, और अगर पॉजिटिव कोलाइड है तो नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से वो इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करके क्या हो जाती है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने के कारण वहाँ पर क्या होती है, ये इस तरह से हम बात करें, न्यूट्रल होने के कारण इन दोनों के बीच फोर्स काम करता है, वैन डर वाल्स, और दोनों पास आ जाते हैं, और पास आकर के जुड़ करके फिर क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिस घटना को हम स्कंदन कहते हैं। अब हम देखेंगे हार्डी-सुलज़े नियम। हार्डी-सुलज़े नियम क्या कहता है कि हार्डी-सुलज़े नियम या लॉ क्या कहता है, ये 2 पॉइंट कहता है। पहला कहता है सभी पॉजिटिव कोलाइड निगेटिव आयन से पॉजिटिव कोलाइड को निगेटिव आयन से कोएगुलेट कराई जा सकती है, और इसके विपरीत सभी निगेटिव कोलाइड्स को पॉजिटिव आयन के थ्रू स्कंदन कराई जा सकती है। ये बोलता है पहला नियम। और दूसरा बोलता है कि चूंकि हमारे पास एक से अधिक प्रकार के धनायन होता करते हैं, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हुआ करते हैं, तो किसी आयन की स्कंदन क्षमता कितनी होगी, इस पर उन्होंने बात दिया है कि किसी आयन की स्कंदन क्षमता, आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर डिपेंड करती है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। संयोजकता पर निर्भर करती है। ये 2 बातें हार्डी-सुलज़े ने कहा है, मतलब ऑल पॉजिटिव कोलाइड्स कैन कोएगुलेटेड with the help of positive ions and all negative colloids can coagulated with the help of negative ions. And second rules कहता है the coagulating power of ion is depends on its valency, मतलब जिस आयन की वैलेंसी जितनी अधिक होगी उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी अधिक होगी। मान लो हमारे पास अगर हम पॉजिटिव कोलाइड की बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड का, तो इनको निगेटिव आयन से कोएगुलेट करा सकते हैं। ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसलिए इनको Cl, Br, I जैसे आयनों से या NO3, CO3 जैसे आयनों से क्या करा सकते हैं, कोएगुलेट करा सकते हैं। अगर हम S2S3 जो कि और क्या होता है निगेटिव कोलाइड है, उसको हम पॉजिटिव आयन से करा सकते हैं, जैसे Na+ है, Mg2+ है एंड Al3+ है, से कोएगुलेट करा सकते हैं। ये पहला रूल कहता है, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट को जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है निगेटिव आयन से कोएगुलेट करा सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ निगेटिव आयन्स की लिस्ट आउट किया हूँ। इसके अतिरिक्त और भी निगेटिव आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त होंगे, उनके द्वारा उसको कोएगुलेट कराई जा सकती है। आर्सेनिक सल्फाइड जो कि निगेटिव कोलाइड्स होता है, इनको सभी धनायनों के द्वारा
कोएगुलेट करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ आयनों की लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। सेकंड, इसकी बात कहती है कि आयनों की स्कंदन क्षमता उसकी सजगता पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 आयन के हम उदाहरण लिए हैं, तो इस केस पर देखें तो क्या होगा, यहाँ से हम 3 आयन को अगर कंपेयर करते हैं तो इन तीनों आयनों में अगर हम दूसरा देखें, जैसे और यहाँ लेते हैं, मान लो हम लोग CO3 2- और लेते हैं PO4 3- और लेते हैं FeCN6 4-। इन चारों आयनों में किसकी कोएगुलेशन पावर अधिक होती है, तो हार्डी-सुलज़े नियम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम इसकी होगी, फिर उससे कम इसकी होगी। और इस तरह से हम एक से अधिक नेगेटिव आयंस की कोएगुलेटिंग पावर हार्डी-सुलज़े के नियम के अनुसार बता सकते हैं। जिस आयन की सजगता जितनी अधिक होगी उसकी कोएगुलेशन पावर उतनी अधिक होगी। हम इनमें अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगी, चूँकि देखो एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी होता है, इसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगा सबसे, उससे कम होगी मैग्नीशियम 2 आयन का, उससे कम होगी सोडियम प्लस आयन का। और इस तरह से हम को अगर एक से अधिक आयन्स दिए हों और उनकी वैलेंसी अगर डिफरेंट हों तो बड़ी आसानी से हार्डी-सुलज़े के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं कि किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी। स्कंदन की घटना को फ्लोकुलेशन भी कहते हैं, फ्लोकुलेशन भी कहते हैं, और इसको बोलते हैं उड़नन, उड़नन भी कहते हैं। तो फ्लोकुलेशन वर्ड से भी हमको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब हम देखना चाहते हैं इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है, उड़नन मान, उड़नन मान, या इसको कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू, उड़नन मान। उड़नन मान शब्द यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज़ होता है। तो किसके लिए यूज़ होता है, ये विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए यूज़ होता है। प्रयुक्त होता है। और ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की मिली मोल पर लीटर में सांद्रता जो स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल पर लीटर required to coagulate the colloidal salt, ये कहलाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू, ये कहलाता है फ्लोकुलेशन वैल्यू कहलाता है। अब यहाँ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस आयन की फ्लोकुलेशन वैल्यू कम होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जिस यहाँ लिखते हैं हम लोग, याद रखने की बात है, जिस आयन की
घूर्णनमान कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। अधिक होती है। और अगर इसको सूत्र में लिखना चाहें तो स्कंदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगा घूर्णनमान। यहाँ फिर से आपको याद दिला दूँ, घूर्णनमान इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट से मतलब है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। जितना हम उस पर डालते हैं तो एग्लेट हो जाता है। आप जानते हो वैसे भी कि कम मात्रा में रहती है तो स्टेबिलिटी देता है वो, जब उस पर अधिक मात्रा मिलाएं तो कितना अधिक मिलाएं जिससे वो कोलाडी विलयन स्कंदित हो जाए, उसी मात्रा क्या होगा, वो मिली मोल पर लीटर में इसको मेज़र किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ इसका आयनों से संबंधित घूर्णनमान देखें और घूर्णनमान देख करके हमको बताने हैं। जैसे हमको प्रश्न के रूप में बोलता है कि यदि सोडियम आयन की घूर्णनमान 51 होता है, पोटेशियम आयन की घूर्णनमान 50 होता है, और ये चूंकि धनात्मक आवेशित हैं इसलिए क्या करेंगे, निगेटिव कोलाइड को क्या करेंगे, ये स्कंदित करेंगे, कोएगुलेट करेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी आयन की स्कंदन क्षमता अधिक होगी? तो निश्चित रूप से यहाँ से देखिए आप इस वाले फार्मूला से, चूंकि पोटेशियम आयन की फ्लोक्लेशन वैल्यू घूर्णनमान कम है इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता सोडियम से अधिक होगी। ये हो जाएगा K प्लस ग्रेटर देन Na प्लस। इसी तरह से हम अगर और देखें, मान लो मैग्नीशियम आयन और बेरियम आयन की बात करें तो मैग्नीशियम आयन का फ्लोक्लेशन वैल्यू होता है 0.72 और बेरियम आयन का होता है 0.69। यहाँ से देखो, चूँकि इसकी फ्लोक्लेशन वैल्यू कम है इसलिए इसका स्कंदन क्षमता अधिक होगा। तो अगर हमको एक से अधिक आयन दिए हों और उन आयनों की अगर फ्लोक्लेशन वैल्यू दिए हों तो बड़ी आसानी से हम बता सकेंगे कि किसका स्कंदन क्षमता अधिक होगा, अर्थात उन आयनों को स्कंदन क्षमता के बढ़ते अथवा घटते क्रम में बड़ी आसानी से जमा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। जो देखिए, पहले हम इसको लाइट करते हैं। मान लो हमको अगर बोलता है एक क्वेश्चन का नमूना कि आर्सेनिक सल्फाइड सॉल को निम्न में से किसके द्वारा स्कंदित कराई जा सकती है, और ऑप्शन हमको अगर देता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये नेगेटिव सॉल है, पॉजिटिव आयन ही देगा। और यहाँ पर हमको देता है Cl माइनस, दूसरा देता है Br माइनस, तीसरा देता है I माइनस और चौथा देता है Na प्लस। तब उस केस पर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं ये क्या होगी, इसका आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव सॉल है। और अगर इसी को मान लो अगर हमको देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, तब किसके द्वारा स्कंदित नहीं कराई जा सकती बोलेगा, तब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तब भी सोडियम आयन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सॉल है, इन तीनों के द्वारा स्कंदित कराई जा सकती है, इसके द्वारा स्कंदित नहीं हो सकता। ये हो गई एक नमूना। ये तभी बनेगी जब हमको सॉल की चार्ज पता चल जाए, और सॉल में क्या चार्ज होती है, कोलाइडल पार्टिकल में क्या चार्ज होती है, ये आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया है। अगर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी अगर हमको याद हो तो बड़ी आसानी से हम जान सकेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल पर कौन सी चार्ज होता है। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपको
और दूसरा दे सकता है। बोलेगा आपको क्वेश्चन की दूसरी वैरायटी देखिए कि निम्न में से किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, स्कंदन क्षमता अधिक होगी। तो वहाँ पर मान लो अगर ए देता है हमको Na+, बी देता है Mg2+, सी देता है एल्यूमिनियम 3+, और डी बोलता है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी भी दे सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब उस परिस्थिति में हमको देखना है, चूंकि ये तीनों धनात्मक आयन हैं, ऋणावेशित कोलाइड को स्कंदित करा सकते हैं तीनों, और किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, तो हार्डी-सुलज़े नियम देखना पड़ेगा। जिस आयन की वैलेंसी जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, हमको एल्यूमिनियम आयन पता चल जाएगा। इसी को अगर हम तीसरी स्थिति में देखें निगेटिव सॉल्व के लिए, तो यहाँ पर मान लो Cl दिया है, B दिया है F-, और नहीं, यहाँ पर लेते हैं हम लोग CO3- देते हैं, यहाँ पे लेता है PO4 3- एंड D, ये C हो जाएगा, और D में अगर लेते हैं हम लोग FeCN6 4-, तब उस परिस्थिति में सभी निगेटिव आयंस हैं। तो निगेटिव आयन जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो उसका आंसर होगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगी अपने को, फेरिक क्लोराइड मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पर इसी को बोलता है निम्न आयंस की फ्लोक्लेशन वैल्यू के आधार पर बताना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पर ए लेते हैं हम लोग, सोडियम का लेते हैं, तो अभी हमने देखा था 51 आता है। बी देखे थे हमने पोटेशियम का देखे थे, इसका 50 आता है। सी हमने देखा था Mg2+ का, तो यहाँ पर 0.72, और डी दिखाता है B2+ का, और यहाँ दिखाता है 0.69। ये इनके फ्लक्चुएशन वैल्यू हैं, उड़न मान है। तो इसके आधार पर हमको उनकी फ्लोक्लेशन वैल्यू बताना है या स्कंदन क्षमता। तो हम जानते हैं जिस आयन की फ्लोक्लेशन वैल्यू जितना कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। तो इन चारों में मानो में देखिए सबसे कम किसका है, बेरियम आयन का है, इसलिए बेरियम आयन की स्कंदन क्षमता इन चारों में सबसे अधिक होगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आती है, अगर हमको ये फ्लोक्लेशन वैल्यू ना दिया हो और हमसे पूछे लिथियम का या बेरिलियम 2+ देता है, और इसके बाद में मैग्नीशियम 2+, और यहाँ पे देता है कैल्शियम 2+। इन चारों की ना तो हमको फ्लोक्लेशन वैल्यू दिया है और ना ही हमको क्या दिया है, इनकी सभी की वैलेंसी सेम है। देख लो, तो सेम वैलेंसी के आधार के कारण हम इनको हार्डी-सुलज़े नियम से भी डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि क्या होगी, इनमें किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगा, क्योंकि सबकी संयोजकता समान है। और सबकी संयोजकता जब समान होती है तो हार्डी-सुलज़े नियम से उसको हम नहीं बता पाएंगे। बता सकते हैं इसको फ्लोक्लेशन वैल्यू से, लेकिन हमको फ्लोक्लेशन वैल्यू भी अगर नहीं दिया है तब हम क्या करें। तब उस परिस्थिति में याद रखिएगा, जिस आयन की क्या है, समान वैलेंसी, अच्छा यहाँ पर जिस आयन की आयनिक रेडियस या आयनिक साइज, आयनिक आकार जितना बड़ा होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है।
उतनी ही अधिक होती है, उतनी अधिक होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसके आधार पर आप बता सकते हैं। जैसे हमको बोलता है बोरोन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+ और SN3+, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम 3+। इंडियम 3+ अगर देता है तो किसकी स्कंदन क्षमता सबसे सर्वाधिक होगी, तब उस परिस्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगी, स्कैंडियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, बेरियम हो जाएगा, क्योंकि इनकी आयनिक रेडियस अधिक होते हैं और इसलिए हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए बोलेगा तो अरेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं नेगेटिव फ्रैक्शन की ओर। नेगेटिव फ्रैक्शन में देखिए आप यहाँ पर Cl- का देखते हैं 103 होता है फ्लोक्लेशन वैल्यू, Br- का देता है फ्लोक्लेशन वैल्यू 138 और यहाँ पर इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगर हम नेगेटिव आयंस के लिए भी लिख दें, इस सेम चीज़ क्या होगी, जिस आयन की यहाँ पर लिखते हैं धन आयन या फिर ऋण आयन की आयनिक आकार जितना बड़ा होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो हमको दिया है ऑक्सलेट आयन C2O4 2- दिया है और यहाँ पे हमको दिया है SO4 2- दिया है और हमको अगर दिया है उस केस पर मान लो नाइट्रेट आयन दिया है और हमसे कहा जाता है कि किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, तो उस केस पर देखो चूंकि इन दोनों की वैलेंसी ज़्यादा है तो सबसे कम तो इसका होगा, नाइट्रेट का होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी CO4 2- का होगा, उससे ज़्यादा होगी SO4 2- का, क्योंकि इसकी आकार क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी आकार क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर आप कार्बन और सल्फर की आसानी से कंपेयर करोगे, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है। अब जैसे मान लो एक नया टाइप का वैरायटी आता है जिससे हमको बोलेगा किसकी द्वारा किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में देगा। मान लो बोलता है हमको क्वेश्चन के रूप पे कि निम्न में से किसकी स्कंदन क्षमता अधिक होगी, और हमको यहाँ पर दिया है ए के रूप में दिया है KCl, बी के रूप में दिया है KBr, सी के रूप में दिया है KI, डी के रूप में दिया है KF। और इस परिस्थिति में चूंकि सब में देखो ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन है, इसलिए कॉमन पार्ट के बेस पर हम इसकी स्कंदन क्षमता नहीं बता सकते। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इनके नेगेटिव पार्ट्स पर। चूंकि नेगेटिव पार्ट्स को भी देखें हम तो यहाँ पर क्या है, माइनस है और I- है और F- है, और चूंकि सबकी वैलेंसी इक्वल है इसलिए भी हम नहीं बता पाएंगे। तो उस परिस्थिति में हमको याद रखना पड़ेगा कि क्या होगी, जिसकी आयन के अधिक होगा, और इसलिए यहाँ I- की ज़्यादा होगी, फिर क्या होगा Br- की होगी, फिर क्या होगा Cl- का होगा, फिर क्या होगा F- का। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इसको। ये तो हो गई स्कंदन क्षमता से संबंधित बातें।